With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और इस बार सिविल सेवा की परीक्षा में मुझे 89 रैंक प्राप्त हुआ है। सिविल सेवा परीक्षा में ये मेरा चौथा प्रयास था और इससे पहले तीसरे प्रयास में मेरा चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ था और इस वर्ष मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुआ हूँ। सिविल सेवा की लेकर जो मेरे 4 वर्षों का अनुभव रहा है उसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की और उससे सीखा और किस तरीके से अपने रैंक को इम्प्रूव किया। तो इस दौरान जो मेरी पूरी स्ट्रेटजी थी उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम की जो 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो प्रीलिम्स का जहां तक संदर्भ है तो प्रीलिम्स को लेकर जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत सीमित होने चाहिए तथा उसका आपको ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। जहां तक मेरा मटेरियल था तो सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा था, इकोनॉमी के लिए मैंने जो क्लास नोट्स थे वो पढ़ा था, इसके अलावा राव आईएएस की कंपास मैगजीन आती है वो पढ़ा था और विवेक सिंह की 500 प्लस क्वेश्चंस की एक हैंडआउट आती है उसको मैंने सॉल्व किया था। इन्वायरमेंट के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की कुछ बुक पढ़ा था, उसके अलावा करंट अफेयर जो मैगजीन होती है उसको फॉलो किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने अपने क्लास नोट्स को फॉलो किया था और फिर उसको करंट के साथ कवर किया था। हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उसमें मैंने स्पेक्ट्रम को पढ़ा था क्लास नोट्स के अलावा। एंशिएंट मेडाइवल में मैंने ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ा था और आर्ट एंड कल्चर मैंने सिर्फ अपने क्लास नोट से कवर किया था। इसके अलावा ज्योग्राफी मेरा चूंकि पहले 2 अटेम्प्ट में ऑप्शनल था तो इस वजह से मैंने वहां से कवर कर रखा था। इसके अलावा मैपिंग मैंने कंप्लीट किया था, वो एटलस की मैगजीन से मैंने कवर किया था। तो ये लगभग रिसोर्स हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स में किस तरीके की समस्याएं आती है तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोग क्वेश्चंस को सही ढंग से टैकल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कितना भी पढ़ के जाए हमें 30-35 से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर एग्जाम में पता नहीं होता है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका जो गेस वर्क है, जिसे हम लॉजिकल गेस कहते हैं या एलिमिनेशन की बातें करते हैं, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हालांकि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें एलिमिनेशन को ऊपर मतलब जो तकनीकें थी वो काफी समस्याएं आई, क्योंकि जो यूपीएससी का पैटर्न था वो 23 में काफी चेंज हुआ है। बट फिर भी अगर आप गेस वर्क अच्छा करते हैं, लॉजिकल गेस अच्छा करते हैं, तो आपकी जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। इसको लेकर कई सारी रणनीति होती है जिसके लिए आपको सबसे जरूरी होता है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें और उससे आपको बेटर आइडिया मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो ओनली, ऑल, इस तरीके के एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो ज्यादातर केस में गलत होने की संभावनाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल एक यूपीएससी ने सवाल पूछा था 64 योगिनी मंदिर को लेकर कि केवल एक मात्र, उसमें एक स्टेटमेंट था कि यह केवल एकमात्र गोलाकार मंदिर है। तो आप बेसिक लॉजिक्स और कॉमन सेंस भी यूज करो तो इंडिया में इतने सारे मंदिर हैं तो एक होने की संभावनाएं कम हो जाती है, तो आप उसे गलत मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन करते हैं। ऐसे ही एक वर्ड आता है कि कुछ, जैसे इस बार भी एक क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया कि कुछ मशरूम में इस तरीके की चीजें होती हैं, ऐसे करके 4 स्टेटमेंट बनाए। तो जब सम का यूज किया जा रहा है बेसिकली वो एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है जिसकी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में वो स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। तो ऐसे कई तरीके के हैक होते हैं। जैसे मिनिस्ट्री को लेकर जनरली कई बार होता है कि आपको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। डेटा फैक्ट अगर क्वेश्चंस में है तो उसको लेकर केयरफुल रहना चाहिए। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से ऐसे चीजें होती है जहां पे पेपर्स में स्टेटमेंट को बदला जाता है, और अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो आपका जो गेस वर्क है वो ज्यादा सही हो जाता है। तो इससे प्रीलिम्स को कवर करना आसान हो जाता है। एक दूसरा पक्ष प्रीलिम्स में सीसेट का है जो काफी पिछले 3-4 सालों में डिफिकल्ट होता जा रहा है। चूंकि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आता हूं तो मैथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं रहा है। ऐसे में मैंने क्या किया था कि कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस करता था और उसमें मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, तो मैं 17-18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन वहीं से करेक्ट कर लेता था। उसके अलावा मैथ रीजनिंग प्रिपेयरिंग जो मेरी निर्भरता थी थोड़ी कम होती थी। तो सीसेट को लेकर वैसे स्टूडेंट जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है
वो भी अभी क्या है कि मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन पे जरूर फोकस करें। और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो कॉम्प्रिहेंशन को प्रायोरिटी देने के साथ साथ जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, उसको आपको कवर करना होगा। आप सीसेट को एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में नहीं देख सकते जो लास्ट एक महीने पढ़ा जाएगा या कुछ पेपर सॉल्व करके हो जाएगा। अभी आपको सीसेट में भी बाकी सब्जेक्ट की तरह ही एफर्ट डालने होंगे। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट से आप बुक लेकर भी जो अलग अलग जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे रीजनिंग में सिलोजिज्म होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स में बात करें तो नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, जिससे सवाल ज्यादा रिपीट होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब हम एग्जाम के जो दूसरा स्तर है, जो मेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सोर्स अपना बता देता हूं। GS1 जो स्टैटिक पार्ट है काफी हद तक, उसको लेकर मेरी जो थी, उसमें हिस्ट्री को लेकर मैंने अपना क्लास नोट्स फॉलो किया था। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था पहले, तो उसके नोट्स जो थे उससे मेरा कवर हो गया था। सोसाइटी को लेकर मैंने क्लास नोट्स के साथ साथ अपने कुछ नोट्स भी बनाए थे, जो मैंने अलग अलग जो प्रिंटेड मटेरियल, जैसे विजन की प्रिंटेड मटेरियल होती है या फिर कुछ अन्य जगह से गूगल वगैरह करके फिर मैंने अपने कुछ नोट्स तैयार कर लिए थे या उसको वैल्यू एडिशन किया था। GS2 में जो पॉलिटी का पक्ष है, वो उसमें मैंने क्या किया था कि लक्ष्मीकांत के कुछ इश्यूज जो हैं, जो मेंस में पूछे जा सकते हैं, उसको कवर कर लिया था। इसके अलावा विजन 365 जो मैगजीन आती है, उसमें मेंस से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने तैयार किया था। इसके अलावा जो मैंने क्या किया था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से संबंधित कैसे मुद्दे हो सकते हैं, जैसे राज्यसभा की क्या प्रासंगिकता है, दल बदल कानून है, स्पीकर की भूमिका है, तो ये और इश्यूज हैं जिसपे ज्यादातर मेंस के सवाल बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको देखा समझा और उस पर अपना एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने पॉलिटी को कवर किया था। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को लेकर मैं थोड़ा सा क्लास नोट्स को कवर किया था और बाकी की चीजें करंट अफेयर के जो मैगजीन्स थे उससे मैंने कवर किया था। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, चूंकि ये पूर्णतः डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो आप न्यूज़पेपर के साथ साथ जो विजन 365 मैगजीन आती है, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपका जो आईआर का एरिया है वो कवर हो जाएगा। अगर हम GS3 की बात करें तो GS3 सबसे डायनेमिक सब्जेक्ट हो जाता है, जो काफी हद तक करंट अफेयर्स के आसपास घूमता रहता है। इसमें आप इकोनॉमी के लिए कोई एक अच्छे क्लास नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका बेसिक एरिया कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इश्यूज, जितने भी टॉपिक सब टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आप एक अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, या फिर अगर वो आपके क्लास नोट्स में है तो आप वहां से उसको कवर कीजिए। तो आपके जितने भी 10 टॉपिक दिए गए हैं उसमें अलग अलग जो सब टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर आपके पास पॉइंटर्स तैयार होने चाहिए, जिसका यूज आप आंसर में करिए। इसके साथ साथ जो मैगजीन्स आ रही हैं उससे आप काफी हेल्प ले सकते हैं GS3 के इकोनॉमी को तैयार करने के लिए। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में भी जो क्वेश्चंस हैं मूलतः करंट अफेयर के आसपास आते हैं, जैसे कि इसमें COP 26 को लेकर पूछा गया हो या वन वर्ल्ड वन ग्रेड, तो इस तरह के सवाल काफी हद तक करंट अफेयर्स के आसपास घूमते हैं, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो बेसिक्स किताब पढ़ी है, चाहे वो आप दृष्टि की कुक बुक हो या फिर शंकर IAS की किताब हो, उससे भी आप जो स्टैटिक वाला इन्वायरमेंट का एरिया है उसको कवर कर लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो काफी हद तक रिपीटेड होता है, तो या तो इसमें आप एक किताब आती है अशोक सिंह की, उसको पढ़ सकते हैं। मैंने हालांकि किताब नहीं पढ़ा था, मैंने क्लास नोट्स के साथ साथ जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उस पर नोट्स अपने बना लिए थे, क्योंकि सवाल लगभग रिपीट होते हैं। जैसे नक्सलिज्म का सवाल हर दूसरे साल पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी का सवाल पिछले कई सालों से लगातार आ रहा है, तो आप उस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आधार बना के अपनी जो नोट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं उसको तैयार कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने जो विजन की एक प्रिंटेड मटेरियल आता है उसका यूज किया था। इसके साथ एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मैंने क्लास नोट्स और करंट अफेयर की जो मेंस 365 है उससे कवर किया था। GS4 एथिक्स का जो पेपर है उसको लेकर जो मेरा मटेरियल था वो था कि जो दृष्टि की जो क्लास नोट्स होती है उसके साथ जो मटेरियल्स वगैरह मिलती है उसको मैंने पढ़ा था, और फोरम IAS की एक रेड बुक आती है एथिक्स की जो इंग्लिश में है, तो उसको मैंने पढ़ के अपने नोट्स में उससे कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे और इन दोनों को मैंने कंपाइल किया था। इसके अलावा अलग अलग जो पर्सन्स होते हैं उनके जो एग्जांपल्स होते हैं कि अलग किसी सिविल सर्वेंट्स ने क्या किए हैं, तो उसको मैंने अलग से कोटेशन और इस तरह की चीजों को एक तैयार कर लिया था। तो ये मेरा कुल मिलाकर पूरा जो GS के 4 पेपर्स को लेकर सोर्स रहे हैं। अब अगर हम मेंस में बात करें तो सबसे जरूरी हो जाता है वो है आंसर राइटिंग्स। तो आंसर राइटिंग
अच्छा लिखने के लिए सबसे पहले तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और अपने आंसर्स में कुछ बातों को ध्यान रखिए। जैसे पहला चीज है कि जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा हो। उसके लिए जरूरी है कि आप किसी डेटा फैक्ट इसका यूज करें। कोई रिपोर्ट है, जैसे IMF ने कोई रिपोर्ट जारी की, वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट जारी की, तो अगर उसके साथ आप शुरू करते हैं तो उससे आपके इंट्रोडक्शन अच्छे हो सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्ट टर्म पूछा गया है तो आप उसको डिफाइन करते हुए आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री में अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप बैकग्राउंड या ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक कई तरह के माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बॉडी में जो कुछ बातों की ध्यान रखने की आवश्यकता है वो है कि आप आंसर्स को पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें सब हेडिंग्स बनाइए। जैसे कि अगर निर्यात के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी चुनौतियां क्या है, उसको लेकर क्या उसका इंपैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे, फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको लेकर आगे की राह क्या हो सकती है। तो आप छोटे छोटे सब हेडिंग्स बनाइए और उस सब हेडिंग्स के अंतर्गत आप अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप अपने आंसर्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में आप मैप का, डायग्राम का, इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि आपके आंसर्स में जितने ज्यादा फैक्ट्स होंगे वो उसकी प्रामाणिकता को बढ़ाता है। जैसे अगर आप इकोनॉमी के उत्तर लिख रहे हैं तो आप अगर डेटा के साथ बात करेंगे तो आपके आंसर ज्यादा सब्सटेंशिएट होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा डेटा, जो अलग अलग संस्थाएं की रिपोर्ट है, किसी कमिटी ने अगर कोई रिकमेंडेशन दी है, उसका यूज करें। इसी तरीके से जो पॉलिटी के पेपर होते हैं तो उसके अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधान है, जो अनुच्छेद हैं, जो आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिए गए हैं, तो उसको याद रखना होगा। हाल ही में इस बार के पेपर में एक पूरा क्वेश्चन ही था जो पर्यावरण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के भूमिका पर पूछा गया। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सीधे सीधे जजमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप ऐसा करिए। तो ये सारी चीजों से आप अपने उत्तर की प्रामाणिकता बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर एथिक्स के आंसर्स की बात करें तो उसमें जो आपका उत्तर है उसमें आप जितना ज्यादा एग्जांपल्स का प्रयोग करेंगे, जैसे अगर आप कोई वैल्यू लिख रहे हैं एम्पैथी, तो उसको लेकर किसी सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने प्रेजेंट में बहुत अच्छा काम किया है, आप उसका एग्जांपल दे दीजिए, तो उससे चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इसके साथ जो केस स्टडीज का एरिया होता है उसमें हमें दो चीजें करनी होती हैं। एक तो आप क्या करिए कि जो दर्शन आपने पहले पार्ट में पढ़ा है उसका प्रयोग कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई निर्णय ले रहे हैं, जैसे कि कहीं पे डैम बनाना है, उसको लेकर निर्णय ले रहे हैं जहां पर लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो यहां पर दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों का विस्थापन और उससे होने वाली चीजें, वो दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको कोई एक निर्णय लेना है तो वहां पर आप अधिकतम लोगों की सुखों की बात करेंगे। तो ये किस सिद्धांत से जुड़ जाता है? उपयोगितावाद। तो आप जब अपना आर्गुमेंट दे तो उसमें साथ में लिख दे कि हाँ, बेंथम की उपयोगितावाद के अनुसार मैं ऐसा करूंगा। जब आप वंचित वर्गों के लिए कुछ डिसीजंस ले रहे हैं तो गांधी जी के टेलिस्मैन सिद्धांत की बात कर दीजिए साथ में। तो जो थ्योरी में अपने दर्शन पढ़े हैं उसको आप अपने केस स्टडीज में इंटरलिंक करने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ जो कोटेशंस होते हैं एथिक्स के आंसर्स में, अगर किसी व्यक्ति ने इंटीग्रिटी पे बहुत अच्छा कोटेशन दिया है तो आप अपने आंसर की शुरुआत में उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज किया जा सकता है। जो आपके कंक्लूजन होने चाहिए आंसर्स के, वो ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए अपने नेचर में, और उसमें या तो आप आगे की राह की बात कर दीजिए कि किस तरीके से किसी चीज को सॉल्व किया जा सकता है, या फिर आप जो बड़े गोल होते हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर सकते हैं। कुछ अच्छे सब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे सोशल जस्टिस है या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो इन तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको ज्यादा बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप जो जीएस के 4 पेपर है उसको मेंस में अच्छे ढंग से कवर कर लेते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है इससे में क्या होता है कि आजकल जो है वो काफी हद तक जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट जो टॉपिक्स हैं, जो अमूर्त विषय है उससे जुड़े हुए निबंध पूछे जा रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो विषय को समझ ही नहीं पाते। तो आपको प्रैक्टिस शुरू करनी होगी और सबसे पहले जो निबंध है उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है उसके ऊपर फोकस कीजिए। जैसे अगर इस बार एक सवाल पूछा गया कि जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है पर वह इसके लिए होता ही नहीं, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि कोई भी चीज जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगी तभी वो कुछ अच्छा कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में सेफ है, कोई भी संस्था सेफ है, परंतु उसका मूल उद्देश्य तो नहीं। अब आप इसको कई चीजों से जोड़ सकते हैं, बुद्ध की कहानी से जोड़ सकते हैं, किसी देश की कहानी से जोड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति की कहानी से जोड़ सकते हैं। तो इससे में सबसे जरूरी अमूर्त विषय में यह होता है कि आप उसका सही सही इंटरप्रिटेशन करिए। फिर एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप एनेक्डोट या जो छोटी कहानियां होती हैं
उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी एस्से को लिखते हुए बुद्ध की कहानी से शुरू किया था कि बुद्ध एक राजा के रूप में बहुत सुरक्षित होते, परंतु वो सिद्धार्थ से बुद्ध कभी बन ही नहीं पाते अगर वो उस चीज को नहीं अपनाए होते, उस स्ट्रगल्स को नहीं अपनाए होते। तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हिंदी माध्यम में कविताएं काफी आपके पास उपलब्ध होती है। उन कविता और कोटेशंस जो है उसका प्रयोग अपने एस्से में आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। निबंध लिखते वक्त एक चीज बहुत प्रमुखता है कि सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपके निबंध में एक फ्लो होना चाहिए। निबंध पढ़ते हुए बोझिल नहीं लगना चाहिए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव निबंध लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, परंतु एग्जामिनर को पढ़ते वक्त वो बोझिल नहीं लगना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है एस्से में। इसके साथ साथ जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। उसके अंतर्गत आपकी एस्से का एक सार आ जाना चाहिए। और अगर आप किसी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण या फिर कोई पैराग्राफ है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके साथ अगर अंत करते हैं तो उसकी प्रभावशीलता जो है वो बढ़ जाती है। तो ये रहा एस्से को लेकर मेरी स्ट्रेटजी रही है। इसके अलावा अब मैं कुछ और बिंदु जो है तैयारी को लेकर उसके ऊपर बात कर लेता हूं। एक है समय प्रबंधन कैसे किया जाए। तो समय प्रबंधन को लेकर मेरी जो रणनीति ये होती थी कि मैं छोटे छोटे टारगेट बनाता था कि अगर मुझे एक महीने में इतनी चीजें पढ़नी है तो मैं एक हफ्ते में ये किताब पढ़ूंगा, तो एक दिन में मुझे कितना पढ़ना होगा। तो मैं ऐसे टारगेट बनाता था और उस टारगेट को फुलफिल करने की कोशिश करता था। मेरा कोई ऐसा फिक्स आवर के हिसाब से पढ़ाई नहीं करता था। दूसरी चीज है कि सोशल मीडिया को लेकर है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्या रिसोर्स मैटर करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं काफी हद तक ऑफलाइन मटेरियल्स पढ़ने में ज्यादा था, सहज महसूस करता था, तो मैं उसका प्रयोग ज्यादा करता था। काफी लोग डिजिटल पढ़ते हैं, डिजिटल नोट्स बनाते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप दोनों ही चीजें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा सोशल मीडिया को प्रयोग को लेकर बात लोग करते हैं, तो मैं सोशल मीडिया का यूज करता था। मैं इंस्टाग्राम जैसे चीजों पर एक्टिव था, लेकिन इसके यूज करते हुए आपको सावधानी बरतनी है। एक सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज्यादा रील्स देख के प्रभावित हो जाए या फिर 2-2, 3-3 घंटे वही कर रहे हैं। आप चीजों का प्रयोग कीजिए लेकिन सही समय में और थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ करिए। आपकी जो तैयारी है, एक चीज और भी मैं ऐड करना चाहूंगा, वो केवल रील्स से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक नया प्रकार का ट्रेंड है कि लोग केवल रील्स देख के तैयारी शुरू कर देते हैं कि रॉयल एंट्री ऑफ आईएएस और इस तरह की चीजें। तो उससे बचिए। अगर आपके अंदर सही मोटिवेशन है तो तभी आप यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ करिए, क्योंकि ये काफी लॉन्ग जर्नी है। आप बार बार बीच में डिमोटिवेट होंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि आपका मोटिवेशन सही होना चाहिए। केवल ऐसी जो एक सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चीजें चलती है उससे प्रभावित होकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट मत करें। जहां तक इंटरव्यू को लेकर सवाल है, तो इंटरव्यू को लेकर जो है मैंने जो तैयारी थी उसमें वही होता है कि आप जो डेप्थ है उसको सेंटर में रख के हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए थे, अलग अलग कोचिंग्स में जाकर मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे और वहां से मुझे गाइडेंस मिला था। क्योंकि मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स में इंटरव्यू में स्कोर भी नहीं थी, तो इस बार मैंने थोड़ा सा और अपनी जो प्रैक्टिस को बढ़ाया था। तो जहां तक इंटरव्यू का प्रश्न है, तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो जो भी आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए पक्ष हैं उसको आप बेहतर ढंग से करिए। जैसे आपकी जो हॉबीज हैं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। इसके अलावा जो आपका सिटिंग मतलब कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है, जैसे सिटिंग पोस्चर, आपका हैंड मूवमेंट, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कई सारी चीजें जो है इंटरव्यू में आपकी स्थिति को निर्धारित करती है। एक सवाल ये होता है कि क्या कोचिंग आवश्यक है या आपने कोचिंग किया था। तो मैं जब दिल्ली आया था तो चूंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कोचिंग में एडमिशन लिया था और मैंने जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए ही कोचिंग किया था। तो कोचिंग मैंने किया था, परंतु ये आवश्यक नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे रैंक्स लाते हैं और वो सेल्फ स्टडी के साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कोचिंग करना चाहते नहीं। अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इससे आपके सिलेक्शन पे बहुत अधिक कोई प्रभाव नहीं होगा। एक चीज ये है कि मेरी जो अगर सफलता के हाई एंड लो की बात की जाए, तो हाई तो ये रहा है जब मैं लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ फिर में, तो बहुत अच्छा टाइम था। लो ये था कि 2020 में मैं इंटरव्यू दिया था और उस वक्त सफल नहीं हुआ था, तो काफी डिमोटिवेटिव एक फेज था। बट हाँ, जहां तक मोटिवेशन की बात है तो मुझे लगता है कि अगर आपका गोल क्लियर है तो आप अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे। जब मैं बीच बीच में डिमोटिवेट होता था तो मैं क्या करता था कि थोड़ी देर पढ़ाई वगैरह बंद कर देता था, उस दिन फ्रेंड वगैरह से मिल लेता था, मूवी देख लेता था, बहुत सारी कविताएं पढ़ लेता था। तो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, मैं बहुत सारा मोटिवेशनल कविताएं या कुछ ऐसा पढ़ के, तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलती थी। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेता था, उससे फिर मैं अपने नॉर्मल उसमें आ जाता था और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करता था। तो इसी के साथ मैं जो है अपना बात समाप्त करूंगा। बस वो जो भी लोग देख रहे हैं
और अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लेकर मेरा मैसेज है यूपीएससी एक थोड़ी लंबी जर्नी है, तो आपके अंतर्गत एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और हार्डवर्क करने की वो होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा एग्जाम में तनाव लेने से बचिए, आप केवल अपने वर्क जो कर्म है ना उस पर फोकस करिए। अगर आप सही तरीके से सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपकी जो सफलता की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। मैं डेली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इसके माध्यम से मुझे आप स्टूडेंट के साथ जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया।